सबसे सिंपल केस, it is a lift. Which moving with constant acceleration in upward direction. And a simple pendulum is placed inside the lift and hand with the rope of such accelerated lift. और हमको यह पता है, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अपन सूडो फोर्स पढ़ चुके हैं, तो हमको यह आइडिया है कि अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा. अगर जिनको नहीं पता, मैं यहां पर थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं, ध्यान से देखें. मान लीजिए इट इज ए एक्सीलरेटेड फ्रेम. ए एक्सीलरेशन से कोई ट्रक रोड पर सीधा जा रहा है और इस पर कोई एम मास का बॉक्स रखा हुआ है. तो अगर मैं बाहर से देखता हूं खड़ा होकर, तो मुझे कोई सूडो फोर्स फील नहीं होगा, क्योंकि मैं इस फ्रेम का पार्ट नहीं हूं. तो एक्सीलरेटेड फ्रेम का जो पार्ट होता है उसे यह फील होता है. चूंकि मैं अभी बाहर खड़ा हूं तो मुझे फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी एक्सीलरेटेड ट्रक के ऊपर बैठेंगे तो जरूर आपको सूडो फोर्स फील होगा. अगर एक्सीलरेशन ए आगे को है तो सूडो फोर्स लगेगा इस पर पीछे को, एम ए. हमेशा जो फ्रेम का मेन एक्सीलरेशन है, उस एक्सीलरेशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है. इसमें मास तो इस बॉडी का हो जाता है और एक्सीलरेशन इस फ्रेम का हो जाता है. इस कारण इसको महसूस होगा यहां को फोर्स. जब कभी आप किसी बस में जर्नी करते हैं और अचानक बस को बहुत तेजी से एक्सीलरेट कर दिया जाए या बाइक को एकदम रेस दे दी जाए, तो आपको पीछे की ओर फोर्स लगता है. जो लगता है दैट फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स. जब आप बैठोगे तभी महसूस होगा आपको. इसका कोई कारण, हमेशा हर फोर्स का आपको एजेंट मालूम चल जाता है कि भाई कोई एजेंट इस पर फोर्स लगा रहा है. अगर यहां से धक्का, मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं तो आई एम द एजेंट. अगर पृथ्वी मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है तो पृथ्वी इज द एक्सटर्नल एजेंट. लेकिन यह क्यों लग रहा है, किस एक्सटर्नल एजेंट के कारण लग रहा है, यह नहीं पता होता. इसलिए इसको हम फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं. ध्यान से देखें, चूंकि ये पेंडुलम बॉल एक एक्सीलरेटेड फ्रेम का पार्ट है, तो इस पर जो रियल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो लगेगा ही. रियल फोर्स चेंज नहीं होता, mg. साथ साथ में इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग जाएगा, दैट इज ma. तो नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी प्लस ए. इस केस में क्योंकि फ्रेम ऊपर जा रही है, सूडो फोर्स नीचे लगेगा और यह केवल उसी को महसूस होगा जो इस फ्रेम के अंदर बैठा है, बाहर वाले को महसूस नहीं होगा. तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए. ठीक इसी तरह से
अगर ये लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, पर इस केस में याद रखना कि ए लेस देन जी होना चाहिए। तो जो एक्चुअल यानी रियल फोर्स है एम जी वेट, जैसे यहां लग रहा है वैसे वहां लग रहा है, लेकिन इस केस में सूडो फोर्स एम ए ऊपर को लगेगा, इससे इसमें जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए, और टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ सच पेंडुलम। यहां मैंने ये कंडीशन इसलिए दी क्योंकि अगर ए की वैल्यू जी से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये कर रहा होगा फ्री फॉल, यानी तब ये होगा कि लिफ्ट, मान लीजिए ए की वैल्यू हो गई 20 और जी होता है 10, तो 20 के एक्सीलरेशन से लिफ्ट नीचे जाएगी, और ये बॉब जो है, चूंकि ये रस्सी जो है यहां पर इट इज नॉट ए सॉलिड, तो इसको पूरी तरह से इस लिफ्ट का ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो लिफ्ट जाके कहां चिपक जाएगी, इसके रूफ से चिपक जाएगी और पेंडुलम ही नहीं बचेगा। भाई किसी लिफ्ट में अगर लिफ्ट की रस्सी काट दी जाए तो फ्री फॉल हो जाता है, जिस एक्सीलरेशन से लिफ्ट आ रही है हम भी उसी एक्सीलरेशन से नीचे गिरते हैं। अगर लिफ्ट को लेकिन नीचे और ज्यादा एक्सीलरेशन दे दिया जाए तो हमारे गिरने की रेट होगी जी और लिफ्ट की होगी ज्यादा, तो हम लिफ्ट के छत से जाकर टकरा जाएंगे ना, तो वही कंडीशन बनती है। इस कारण यहां पर ए जो है वो जी से छोटा होना चाहिए। अब अगर ए करेक्ट जी के बराबर हो गया, अगर नीचे आने का एक्सीलरेशन ए करेक्ट जी के बराबर हो गया तो जी इफेक्टिव हो जाएगा, ये केस है जी माइनस जी, बिकॉज द एक्सीलरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स is so time period t is equals to infinity। तो यहां सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी टाइम पीरियड का मतलब यह नहीं होगा कि बहुत स्लोली वो ऑसिलेट करेगा, उसका मतलब होगा कि आप उसे डिस्प्लेस करोगे, जहां छोड़ दोगे वहीं रुका रहेगा, लौट के नहीं आएगा, यहां छोड़ोगे यहां रुका रहेगा, तो उसको वापस से दोबारा यहां से यहां तक जाने में, बिकॉज वो मूव ही नहीं करेगा, ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये जी इफेक्टिव के सबसे सिंपल केसेस हैं। इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रॉली ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसमें एक सिंपल पेंडुलम इसकी रूफ से लटकाया गया है। तो जो सिंपल पेंडुलम होगा वो अब, अगर ये लिफ्ट
अगर ये ट्रॉली रुकी हुई होती तो सिंपल पेंडुलम बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल लाइन के अलोंग हैंग रहता, लेकिन अगर ये एक्सीलरेटेड मोशन कर रही है तो इस पर वेट mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और एक सूडो फोर्स ma पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, जिससे इस तरह का इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इसे मिलेगा इस तरह का इक्विलिब्रियम, जहां पर पेंडुलम की जो ये थ्रेड है यह वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर होगी और यहां टेंशन जो है T, ये इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को बैलेंस कर लेगी। कैसे बैलेंस करेगी आप ध्यान से देखें। T cos थीटा इट इज T sin थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ये ट्रॉली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो टेंशन का एक कंपोनेंट T cos थीटा वेट mg को बैलेंस कर लेगा और T sin थीटा ma को बैलेंस कर लेगा और ये स्ट्रिंग इस तरह से टेढ़ी रहेगी हमेशा थीटा एंगल पर जब तक एक्सीलरेशन है। तो हम बोलेंगे T cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड T sin थीटा इक्वल्स टू ma। दोनों का रेशो लिया, tan थीटा इक्वल्स टू ma अपॉन mg, रेशो लेंगे तो सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई जी। ये कंडीशन बनेगी, यानी अभी यहां पर कोई SHM की बात ही नहीं हो रही है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्टेबल कहां पर होगी। हमने ये मालूम कर लिया कि इसकी जो थ्रेड है यह वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए आराम से स्टेबिलिटी पर रहेगी। तो अभी SHM नहीं हुआ है, इतना नोट करें। इसके बाद अगर आपने इस पोजीशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, यानी इसको यहां से इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा। और कैसे करेगा? यूं। इसके लिए अब नई मीन पोजीशन ये है और अब इसको बेस मान के फाई एंगल इस तरफ और फाई एंगल इस तरफ ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसे नोट कर लिया गया, हटा जाए। तो नई स्टेबल कंडीशन जो हमको मिली है उसके लिए यहां पर एक एक्सीलरेशन है A और यहां पर एक एक्सीलरेशन है G, और जो एक्सटर्नल नेट एक्सीलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो जाएगा √a² प्लस G²। दोनों वेक्टर है, दोनों को जोड़ो, इट इज द इफेक्टिव। और अब ये जो थीटा बना है इस थीटा को बना रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ऑसिलेट करेगा यू, फाई एंगल से इस तरह से, और इसका टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू 2 पाई a² प्लस G², बिकॉज G इफेक्टिव इज, मैंने आपको बताया था कि नेट एक्सटर्नल एक्सीलरेशन व्हेन द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन।
ये होगा एक्सटर्नल एक्सेलरेशन अंडर रूट ए स्क्वायर जी स्क्वायर। इट इज द टाइम पीरियड। अभी ये बॉक्स रुका हुआ है, स्टॉप है, और एक सिंपल पेंडुलम, ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर ये थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा ही होगा। और इसके अंदर अगर आपने सिंपल पेंडुलम को हैंग्ड किया है तो बिल्कुल सीधा रहेगा, स्ट्रेट, क्योंकि इसका वेट mg नीचे को वर्क करेगा। अब यदि तो इस समय इस केस में ये यूं ऑसिलेट करेगा और इसका टाइम पीरियड आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी जो होता है। यदि it is free to slide without friction, तो हमको पता है ऐसे केस में नीचे की तरफ को जो एक्सेलरेशन होता है a, वो होता है g साइन थीटा, क्योंकि हमको ये भी पता है कि यहां mg cos थीटा आता है और यहां mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g sin थीटा। तो अगर ये फ्री टू स्लाइड है और कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये g sin थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। सारी ऑब्जेक्ट्स इसी एक्सेलरेशन से नीचे आती हैं। अगर आप भी किसी फ्रैक्शनलेस थीटा एंगल पर इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करेंगे तो आप नीचे की तरफ इसी एक्सेलरेशन g sin थीटा से ही नीचे को आएंगे, पर शर्त यह है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहां फ्रैक्शन नहीं है, तो सच एक्सेलरेशन इज बिहेव लाइक ए सूडो फोर्स फॉर सच एक्सेलरेशन इज बिहेव जस्ट लाइक ए सूडो एक्सेलरेशन। ध्यान से समझे। तो ये क्या करेगा, उस बॉब को बिल्कुल सीधा इस लाइन के अलोंग कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वेट mg यहां mg cos थीटा और यहां mg sin थीटा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg, और इसके कारण सूडो फोर्स mg sin थीटा। तो ये दोनों बैलेंस हो गए, तो ये नहीं जाएगा ना यहां कहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और इसके लिए नई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी ये। और ये इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है एक mg और दूसरा ये mg sin थीटा, सूडो फोर्स की वजह से दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। तो इसका एक कंपोनेंट तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये गायब हो गए दोनों। अब बचा के लाइए, तो g इफेक्टिव हो जाएगा g cos थीटा। g इफेक्टिव इज g cos थीटा। तो इस केस में टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन g cos थीटा।
बहुत बेसिक सी बात है। अब जरा ध्यान से कुछ और केसेस देखते हैं और इसके बाद फिजिकल पेंडुलम के बारे में स्टडी करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पेंडुलम, कभी कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से देखें, अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी आप लगाते हैं और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो डायरेक्टली इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कैपिटल E, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय E इक्वल्स टू V बाई डी। इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वैल्यू आप दे सकते हो V बाई डी से। क्वेश्चन आता है कि यदि L लेंथ, M मास और Q चार्ज के सिंपल पेंडुलम को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में लटका दिया, तो इसका टाइम पीरियड फाइंड करो। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट हो सकती है, नीचे वाली नेगेटिव प्लेट, या इससे अपोजिट इस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज। कोई एक केस हम देख लेते हैं। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही सिंपल लगता है हमको उस समय सॉल्व करना, पर एक केस यहां पर हम देख लेते हैं कि जब यहां पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कारण इस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट पर स्ट्रेंथ ई है और उस जगह क्यू चार्ज को रख दिया जाए तो उस क्यू चार्ज पर क्यू ई फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में। दूसरा इसका वेट mg, ये तो लग ही रहा है, तो g इफेक्टिव यहां हो जाता है, इसका आ जाएगा इस फोर्स अपॉन मास, बिकॉज F इक्वल्स टू ma, तो एक्सेलरेशन इज F बाय m, यानी g और इसका प्लस QE बाय m। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स अगर QE है तो F बराबर आप ma बोल सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसे आप QE बाय m बोल सकते हो। वही यहां पर मैंने किया, G तो हो गया इसका और QE बाय m इसका, इट इज G इफेक्टिव। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा T इक्वल्स टू 2 पाई L अपॉन G प्लस QE बाय m। अब E कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है। इट इज पॉजिटिव प्लेट, इट इज नेगेटिव प्लेट। इसमें अगर किसी सिंपल पेंडुलम को हैंग्ड करते हैं तो वो इस तरह बैलेंस होगा, क्योंकि यहां पर फोर्स लग रहा होगा QE और नीचे वेट mg।
और ये थीटा पर जाकर बैलेंस होगा आराम से। ठीक इससे पहले वाले केस में जैसे किया था, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और हम बोलेंगे टी साइन थीटा बैलेंस करेगा क्यूई को, और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एमजी को। टैन थीटा बराबर क्यू ई अपॉन एम जी आएगा, और नया एस एच एम जो होगा वो इस तरह से होगा। ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो जी इफेक्टिव क्या होगा यहां पर? टाइम पीरियड निकालना है। ये तो अपन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल ली जैसा पहले निकाला था थीटा। अब यहां पर आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो आपको ये पता है कि इसके पास दो एक्सीलरेशन है, एक है क्यू ई बाय एम और दूसरा है जी। तो जी इफेक्टिव इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सच केस। ऐसे पॉसिबल बहुत केस बन सकते हैं, सभी को हम बस एक कंसेप्ट अगर हमें याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वह कंसेप्ट है टेंशन को छोड़ के बाकी जो फोर्स सिंपल पेंडुलम पर लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट निकालो और इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में, क्योंकि बिकॉज आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, कहां निकाल रहे हो? जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप देख लीजिए कि जी इफेक्टिव क्या है, नेट एक्सेलेरेशन क्या है। अब जरा हेडिंग डालेंगे, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम और ध्यान से देखेंगे, फिजिकल पेंडुलम से यहां पर हमारा मतलब किसी भी फिजिकल बॉडी के ऑसिलेशन से है। अगर किसी भी फिजिकल बॉडी को, जैसे ये रॉड है, इसको अगर यहां से क्लैम्प्ड करके और ये थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए और इस एक्सिस के अबाउट अगर ये फ्रीली ऑसिलेट कर सकती है तो ये ऑसिलेट करेगी, ये कहलाएगा फिजिकल पेंडुलम। इस तरह से किसी भी शेप और साइज की रिजिड बॉडी के जो ऑसिलेशंस होते हैं और अगर वो ऑसिलेट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल पेंडुलम एंड ऑसिलेशंस ऑफ फिजिकल पेंडुलम। एक जनरल बॉडी अपन यहां बनाते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये हैंग्ड है, और एक एक्सेस जो कि यूं जाती है, इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर सकती है। ये ऑसिलेट कर सकती है। इट इज सेंटर ऑफ मास सी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इस पॉइंट के अबाउट ये फ्रीली विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी विस्कॉस फोर्स ये ऑसिलेट कर सकती है। इसका पूरे का मास मान लीजिए कैपिटल एम है। अब ध्यान से देखें, इसका वेट एम जी नीचे एक्ट हो रहा होगा,
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से और सेंटर ऑफ मास तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे एल इफेक्टिव. इट इज द इफेक्टिव लेंथ. वेट mg का लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन से मान लो हमने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, तो ये भी थीटा होगा. ये डिस्प्लेस करके ऐसे हुआ है, वैसे ये सीधा था. ये जो लाइन है सेंटर ऑफ मास वाली, इसे हमने थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये यूं ऑसिलेट करेगा. अगर ये थीटा तो ये थीटा, और बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह इट इज एल साइन थीटा. ये एल साइन थीटा होगा. और रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा टॉ इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा. ठीक सिंपल पेंडुलम जैसा, पहले जैसा. टॉर्क को आई इंटू अल्फा लिखा जा सकता है एम जी. एल ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, इसको एल इफेक्टिव. एल इफेक्टिव साइन थीटा. अब ध्यान से देखें, इससे पहले जो सिंपल पेंडुलम का केस हमने सॉल्व किया था, उसमें एक पॉइंट मास था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर हमने दे दिया था. लेकिन ये तो पूरी बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जैसे आप रोटेशन में पढ़ते हैं वैसे निकालना पड़ेगा. अगर ये रॉड है तो किस पॉइंट से ये रोटेट कर रही है, अगर सेंटर से रोटेट कर रही है तो 1/12 ml स्क्वायर, जो याद आपको रहते हैं फॉर्मूलाज, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें रखना पड़ेगा आपको, पूरा पुराना रोटेशन वाला. तो आप इसको आई ही लिखा रहे दें. इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच बॉडी about given axis of rotation. Because theta is small, so displacement upon acceleration का जो मॉड होगा वो आएगा I upon mg L effective. I upon mg L effective. इससे जो फिजिकल पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई I अपॉन mg L इफेक्टिव. यह टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा. दैट इज, इसे नोट कर लें. अब इस पर बेस्ड फर्स्ट एग्जांपल. नोट हो गया ये? फर्स्ट एग्जांपल, it is a rod of length L and mass m. Find the time period of
स्मॉल ऑसिलेशंस, बाकी सब चीज नोन है, डिक्टेट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फ्री टू ऑसिलेट है, यहां कोई इसको ऑसिलेट होने में दिक्कत नहीं होगी, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई विस्कॉस फोर्स नहीं, आप जरा सा धक्का दोगे ये हमेशा के लिए ऑसिलेट होती रहेगी, जैसा प्रैक्टिकली नहीं होता। लेकिन सिंपल हार्मोनिक केस में हमको ये मानना पड़ेगा। तो सारे कंसीडरेशन जो चाहिए वो आप मान लें, और इसका टाइम पीरियड अब उनको फाइंड करना है। अब ध्यान से देखें, इट इज ए फिजिकल पेंडुलम, और सीधा सीधा इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे सामने है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमको यह पता है कि एक रॉड के अगर किसी एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन जाती है, रॉड की लंबाई L, मास M है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/3 ml²। जिनको नहीं पता उन्हें याद रखना पड़ेगा, ये 1/3 ml² होता है। तो यहां पर हमको I मालूम चल गया, इट इज 1/3 ml² अपॉन मास इसका m दिया है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जी रखेंगे, mg। L effective is the distance of center of mass, और ये सबको पता है कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? तो L effective is L/2। M से M, एक L से एक L, एंड T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 2/3 L/g। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ सच फिजिकल पेंडुलम। ये एक केस। नेक्स्ट